Welcome to this lecture relating to survey. पहले के जो भी लेक्चर बीटी एक्ट में हुए हैं और उस संदर्भ में सर्वे की बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे की बातें हो चुकी है। चकबंदी के अंतर्गत सर्वे होता है और अलग से जितने विधान है सर्वे के उसके बारे में भी डिस्कशन हो चुका है। तो जो पार्ट नहीं हो सका जिस पर कि व्याख्यान नहीं दिया गया है वो है जो नया सर्वे एक्ट हुआ और रूल बना और उसके हिसाब से जो अभी चल रहा है सर्वे, उसका नामकरण किया गया है बिहार स्पेशल सर्वे। तो बिहार स्पेशल सर्वे के बारे में जानकारी देंगे और उसके पहले कुछ सर्वे से संबंधित रोचक बातें जो संभवतः पिछले व्याख्यान में छिटपुट तरीके से किसी लेक्चर में कुछ इसमें कुछ उसमें दिया गया हो जो हमको स्मरण नहीं है, और जो लोग चैनल को फॉलो कर रहे हैं या बराबर सुन रहे हैं तो उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगा और एक कड़ी दूसरे से जोड़ करके सर्वे के बारे में पूरा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि सर्वे किसे कहते हैं। सर्वे शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है सर्वे, उसका क्या माने होता है और किस परिप्रेक्ष्य में उसका उपयोग करते हैं हम लोग। तो सर्वे का जो आप माने खोजिएगा किसी भी डिक्शनरी में खोजिएगा तो उसका सीधा माने होता है, हिंदी में लिखा रहेगा सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण का क्या मतलब हुआ, तो उसको अगर और भी देखिएगा उसका माने आगे डिक्शनरी में या अलग अलग किताब में देखिएगा हिंदी में, तो जांचना परखना। कोई चीज़ का आदमी जांच परख करता है तो जांच अलग अलग संबंध में अलग अलग तरीके से जांच होता है। तो अगर कोई खास मकसद से एक जांच होता है या किसी चीज़ को देखना होता है तो वो भी सर्वे कहलाता है। जांच पड़ताल करना, देखना, परखना किसी खास उद्देश्य से। तो वैसा कौन सा जांच है? जांच तो कई प्रकार का होता है। डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करता है तो जांच करता है। कोई एक्सपर्ट है जो राइटिंग या थंब इम्प्रेशन का जांच करता है। कोई कमिश्नर जाके सरजमीन पर जांच करता है। कोई अमीन भी जाकर के ज़मीन पर जांच करता है। कोई पुलिस पदाधिकारी भी दुर्घटना के बाद जांच करता है। तो अलग अलग दायरे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए जांच परख पड़ताल ये सब होता है। वो सब सर्वे नहीं कहलाता। हम जिस सर्वे की बात करना चाहते हैं या अब तक के सर्वे के बारे में बात किए हैं, आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं, वो सर्वे भूमि के जांच पड़ताल से है। तो इसलिए सर्वे का शाब्दिक अर्थ हो गया सर्वेक्षण, और भूमि से संबंधित है तो उसको भू सर्वेक्षण या लैंड सर्वे कहते हैं। तो हम जो भी बात करेंगे वो लैंड सर्वे करेंगे। तो लैंड का मतलब ये नहीं हुआ कि लैंड सिर्फ परती। लैंड के बारे में हिस्ट्री ऑफ लैंड में बता चुके हैं कि किसको लैंड कहते हैं। लैंड के डिफिनेशन में परती ज़मीन हो, खेती की ज़मीन हो, किसी भी प्रकार की ज़मीन हो या उस पर कोई बिल्डिंग बना हुआ हो, कुछ भी हो, तो सब लैंड से संबंधित है। इसलिए लैंड के दायरे में सभी आता है। तो अगर कोई भूमि का या भवन का माप करना है और उसका जांच पड़ताल करना है, उसकी प्रकृति के बारे में देखना है, उसके लंबाई चौड़ाई के बारे में देखना है, उसका क्षेत्रफल नापना है, उसका परिमापन जिसको बोलते हैं, वो सब उसमें उसकी वैल्यू भी हो सकता है। उसकी स्थिति क्या है, कैसी स्थिति है, जिसको कहते हैं फिजिकल फीचर, या वो कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, त्रिकोण है, चतुर्भुज है, आयताकार है, तो ये सब देखना को हो तो उसको हो गया कन्फिगरेशन। फिजिकल फीचर, कन्फिगरेशन, उसका एक्सटेंट क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, उसका बाउंड्री क्या है यानी चौहद्दी में क्या है, वो लैंड का भी हो सकता है, बिल्डिंग का भी हो सकता है। तो एक आदमी जैसे कोई गया, एक लेमैन भी खेत पर गया, कोई किसान भी अपने खेत पर गया, खेत पर खड़ा होकर के देख लेता है कि हाँ मेरे खेत का चारों आल जो है एकदम दुरुस्त है, खेत में धान का फसल लगा हुआ है, पानी भी दुरुस्त है, पानी भी ठीक है, कहीं से छेद नहीं है, पानी बाहर निकल नहीं रहा है, देख के संतुष्ट हो गया चला है। तो वो किसान भी अपने खेत पर जाके उसने सर्वे किया
किस बात का सर्वे किया कि हमारे खेत की स्थिति क्या है, उसमें पौधा जो लगा हुआ है, फसल उसकी क्या स्थिति है, उसमें पानी की क्या स्थिति है। तो ये जो अपनी आंखों से देखा, तो एक तरह से ये भी एक सर्वेक्षण है, जांच पड़ताल है। लेकिन उतना ही तक सीमित रहा, उसका और कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन अगर एक दूसरा व्यक्ति जाता है और वो देखता है, उसी चीज़ को देख करके वो नापता है कि ये खेत इतना फीट लंबा, इतना फीट चौड़ा, या इतना गज चौड़ा, इतना लंबा, या चेन से नापता है इतना कड़ी लंबा, इतना कड़ी चौड़ा, तो इसका क्षेत्रफल इतना होता है, और इसमें कौन सा फसल लगा हुआ है, कितना ऊंचाई फसल का है, किस तरह का फसल है, अभी तैयार है कि नहीं है, ये सब प्रक्रिया वो अपनाता है और अपना करके उसको कहीं पर लिखता है, कलमबद्ध करता है। तो ये संपूर्ण कार्य जो हुआ सर्वेक्षण कार्य हुआ। तो सर्वेक्षण की आवश्यकता पूरे संसार में महसूस की गई। सबसे पहले तो इस सर्वेक्षण के कार्य करने की आवश्यकता महसूस की गई कि एक देश और दूसरा देश की सीमा कहाँ तक है, यानी कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हमारा देश यहाँ तक है, इसके आगे दूसरा देश है। अगर हम अपना सीमा से आगे बढ़ते हैं तो सीमा विवाद उसी कहते हैं जो आज भी हम लोग भुगत रहे हैं, चाइना के बॉर्डर पर और पाकिस्तान के बॉर्डर। तो इसलिए उसको अलग अलग तरीके से कहा गया है। लेकिन जो हम लोग सर्वेक्षण की बात करते हैं, वो सर्वेक्षण एक्चुअली है जमीन से संबंधित। तो ये तो हो गया कि सर्वे क्या है। दूसरा, ये प्रक्रिया पूरे विश्व में अपनाई गई है। तो प्रथम उद्देश्य हुआ कि एक देश की सीमा को सीमांकित करना, रेखांकित करना, ताकि दूसरे देश के साथ विवाद नहीं हो। उसके बाद फिर देश के अंदर जो भूमि है उसका सीमा निर्धारित करना, उसको रेवेन्यू के लिहाज से, खेती के सुविधा के लिहाज से, किसी के अधिकार को समझने परखने के अधिकार से उसको सब डिवीज़न में, जिला में, डिवीज़न में, प्रांत में विभाजित करना, फिर उसका सीमा निर्धारित करना। तो देश से आया प्रांत, प्रांत से आया राज्य, राज्य से आया सब डिवीज़न, सब डिवीज़न से आया अंचल, और अंचल अगर नहीं था तो उस समय थाना या परगना था, परगना से थाना, थाना से महाल, महाल से गांव, गांव से टोला। तो ये प्रक्रिया चली। तो ये सारी प्रक्रिया समय के हिसाब से जैसे जैसे विज्ञान बढ़ते गया, लोगों का अनुभव बढ़ते गया, तो सर्वे पूरे दुनिया में होते गया और हिंदुस्तान में भी सर्वे हुआ। इसका भी एक इतिहास है। तो चूंकि ये सर्वे संबंधित बहुत रोचक बात है और सब लोगों को उसकी उतनी जानकारी नहीं है, और जो लोग सर्वे में बहुत सवाल पूछ रहे हैं और इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके जानकारी के लिए कुछ बातें जो आगे हम बताएंगे, कानून की बातें, उससे पहले कुछ रोचक बातें बता देते हैं, जिससे कि आपका ज्ञान वर्धन भी हो और सर्वे के बारे में कहीं पर कोई शंका नहीं हो कि सर्वे कब शुरू हुआ और किस प्रकार का सर्वे होता था और उसका क्या तरीका था। तो इस संदर्भ में दो तीन मुख्य बातें जानने योग्य है और वो इंटरेस्टिंग है। और वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्वे हिंदुस्तान में कैसे शुरू हुआ और किसने शुरू किया। इस संदर्भ में कुछ रोचक बात यह है कि जैसा कि पहले बता चुके हैं कि बहुत पहले यहाँ पर थाक सर्वे हुआ था, जिसमें थाक में नक्शा बना था। उसके बाद कैडेस्ट्रल हुआ, कैडेस्ट्रल हुआ, डिविजनल हुआ। तो ये सब काम कौन करता था? सर्वे इंडिया में किसने प्रारंभ किया? तो थाक सर्वे तो कुछ इलाके में हुआ था जो मुगल शासनकाल में हुआ था। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए धीरे धीरे करके भूमि पर भी कब्जा करना शुरू किया और किसान से कर वसूली करना शुरू किया। ये सब बातें लैंड लॉ हिस्ट्री में पहले बताया जा चुका है। तो सर्वे के लिए उसने क्या किया, नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन भारत में एक बनाया। और बनाया तो वो किस विभाग में बना? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस डिपार्टमेंट में, जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है।
तो सबसे पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही सेटअप किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको सेटअप किया था 1767 में। उस समय जो इसको सेटअप करने वाले थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो मुलाजिम थे, अंग्रेज ही लोग आते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे और उनको तरह तरह का भार देता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ही किसी को कलेक्टर बना देता था, उसी को पुलिस बना देता, सारा काम उसी के जिम्मे था। वही हम स्टेट बना देता था, कोर्ट लगाता था, सारा काम ईस्ट इंडिया करता था। तो ये काम भी उसने किया। तो जिस व्यक्ति को उसने बनाया उसका नाम था मेजर जेम्स रिनेल। मेजर जेम्स रिलेन ये पहला सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था। इंडिया का माने कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में शुरू हुआ था, प्रेसिडेंसी ऑफ जो बंगाल था वहाँ शुरू हुआ था। ये पहला व्यक्ति है जो सर्वे का। और इसको क्यों चुना कि ये पहले रॉयल नेवी में, माने ब्रिटिश राज में नेवी में जो जल सेना होती है उसमें ये ट्रेनिंग लिया था सर्वे का, जल सेना में रहते हुए। और उसके बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी में आया। तो ये आया 1742 में ही आया था ये। और इन्हें 1742 में इसका जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 1830 में। लेकिन यहाँ ये आया था 1763 में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और 1767 में ये बना था और 10 साल तक ये काम किया। तो इसने काम शुरू किया। और ये पहला जो नक्शा हिंदुस्तान का बना था जो बंगाल एटलस करके बिकता था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अफसर लोग को देता था, वो पहला नक्शा जो बना था बंगाल एटलस करके, वो 1779 में 1779 में बना था। और यही जो है फिर उसका उस समय जो ब्रिटिश शासन काल में जो भारत का नक्शा था तो बड़ा था नक्शा। तो पहला नक्शा, जनरल नक्शा जो बनाया वो इसी ने बनाया था, मेजर जेम्स रिनेल ने बनाया था। और ये नक्शा पहली बार जो बना था वो 1782 में, 1779 में एटलस में बनाया और एक विस्तृत पैमाने पर नक्शा बनाया जो अपने पदाधिकारियों को देने के लिए, और उससे इंडिया के विभिन्न स्थानों को इंगित करने, उसका लाभ उठाने और तरह तरह के उपयोग के लिए वो नक्शा बना था। जैसे आज भी नक्शा का उपयोगिता सब लोग समझते हैं कि उसका क्या उपयोग है, तो उस जमाने में ये किया गया था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पूरे दुनिया में सर्वे का काम हुआ है, अलग अलग समय में हुआ है। ऐसे तो सबसे पहले 1500 ईस्वी में अमेरिका में सर्वे शुरू हुआ था। तो ऐसे ऐसे अलग अलग देश का है, तो उतना विस्तृत जानने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं या जो जनरल नॉलेज वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए इंटरेस्ट हो सकता है। तो अगर उसके बारे में ज़रूरत होगा तो कभी अलग से कोई व्याख्यान देंगे, अभी उसके बारे में ज़्यादा बता। दूसरा एक जानने योग्य बात है कि सर्वे डे भी बनाया जाता है। जैसे दुनिया में पर्यावरण दिवस है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, बहुत तरह का डे मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे, अप्रैल फुल डे। तो उसी प्रकार से जैसे योगा दिवस अब बनाया गया भारत के पहल पर, इंटरनेशनल इवेंट हो गया, उसी तरह से सर्वे डे भी मनाया जाता है। और वो डे है पूरे दुनिया में ग्लोबल सर्वे डे, 21 मार्च को मनाया जाता है सर्वे डे। और ये जानिए कि हमारे यहाँ भी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक पद है, सबसे ऊंचा पद है। और सर्वे का जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर जिसको बोलते हैं, वो देहरादून में स्थित है। तो ये तो हो गया कुछ पुरानी बातें। और अभी का तो ये शुरू कैसे हुआ इसके बारे में जानिए कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत हिंदुस्तान का जो भाग था, भारतवर्ष का जो भाग था जिस पर ब्रिटिश शासन था, उसको चिन्हित करना, रेखांकित करना, तो उसका मैप बनाना था। यही पहला था कि ब्रिटिश इंडिया के टेरिटरी को सीमांकित करके, रेखांकित करके नक्शा बनाना। तो मॉडर्न सर्वे जो शुरू हुआ हिंदुस्तान में, सर्वे का काम जो शुरू हुआ
नए तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, वो शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था मिस्टर डब्ल्यू मैथर। ये शुरू हुआ था 1793 में और 96 तक चला था। वो किसके आदेश पर उसने शुरू किया था? वो था व्यक्ति कर्नल अलेक्जेंडर रीड। वो किस पद पर था? तो वो सुपरिटेंडेंट था सालेम और बड़ा महल बोलते थे, वहाँ का सुपरिटेंडेंट था, जो एरिया आजकल तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। धर्मपुरी कृष्णगिरी या उत्तरी आरकोट, जो पश्चिमी तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ से उसने शुरू किया था। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उस समय होता था, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग ही सर्वे ऑफ इंडिया सर्विस कैडर में आते थे। और उसके पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर जो होते थे, और उसमें इंजीनियरिंग कोर्स होता था, आर्मी में भी इंजीनियरिंग विभाग होता था, तो वो लोग इसमें आते थे सर्वे वाले। और सबसे ऊपर जो पोस्ट होता था वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया का होता था। कुछ समय पहले लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार थे। अभी पोस्ट खाली होने के कारण जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं सुनील कुमार, यही अभी उस पद पर आसीन हैं, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के। तो उस समय जो सर्वे यहाँ शुरू हुआ हिंदुस्तान में, तो उसको जीटीएस बोलते थे। पूरा नाम है उसका ग्रेट ट्रैग्नोमेट्रिकल सर्वे। ये 1802 से लेके 1852 तक चला था। उस समय तमिलनाडु यानी कि साउथ इंडिया में ही शुरू हुआ था। और किनके देखरेख में हुआ था? तो उस समय थे विलियम लैम्पटन। वो 1802 में शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू हुआ था? वो थॉमस माउंट, चेन्नई, थॉमस माउंट पहाड़ से लेकर के हिमालय तक वो शुरू हुआ था। उसके बाद सर्वेयर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया हुए थे, उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। और आपको जानकारी होगी और खुशी होगी, जिनको अगर जानकारी नहीं होगी उनको, कि ये जो हम लोग अभी माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दुनिया में मानी जाती है, उसका नाम वही जॉर्ज एवरेस्ट, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्हीं के नाम पर उस चोटी का नाम रखा गया था। क्योंकि इनके कार्यकाल में ही उनका माउंट एवरेस्ट का नाप किया गया था और सर्वे हुआ था, उसकी ऊंचाई नापी गई थी। तो इनका जन्म 1790 में हुआ था और इनका देहावसान 1866 में हुआ था। तो इसमें हिमालय को पूरा नापने में 50 वर्ष लगा था। लेकिन नाम तो उनका जरूर हुआ, चूंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जॉर्ज एवरेस्ट, लेकिन असली हीरो इस सर्वे करने में जो थे वो इंडियन थे। उनका नाम था मिस्टर राधानाथ सिकदर। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, गणित के विशेषज्ञ थे और नापी के विशेषज्ञ थे, जिसको नापने वाले को सर्वेयर कहते हैं। जैसे अमीन आजकल हम लोग कहते हैं, छोटा भूमि का नाप करने वाला सरजमीन पर जाके खेत का करता है तो उसको अमीन बोलते हैं, तो अंग्रेजी में उसी को सर्वेयर कहते हैं। तो इन्होंने ही, राधानाथ सिकदर ने ही उस समय नाप इसका किया था, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई नापा था। 29,002 फीट ऊंचाई थी। आज के तारीख में 3 फीट ऊंचाई बढ़ गई है। 3 फीट क्या, 7 फीट क्या, या 6 फीट के लगभग ऊंचाई बढ़ गई है। उसका भी नापी हुआ है। तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल भी जान लीजिए। 1767 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया जो एक व्यापारिक कंपनी थी, वही शासन कर रहा था, खास करके बंगाल प्रेसिडेंसी और उसके बाद जो अवध क्षेत्र का इलाका, बनारस वगैरह, तो कुछ एमपी का, कुछ यूपी का जो पार्ट था उसमें सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था और मध्य भारत कहलाता था, वो सब क्षेत्र का
मिला करके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बहुत गड़बड़ करने लगे तो अंग्रेजों का शासन हुआ, माने ब्रिटिश राज हुआ, ब्रिटिश एम्परर लोग आए, तो इनका शासन डायरेक्ट हो गया। कंपनी भी तो उसी माने वहाँ के अंग्रेजों के देश की यानी कि ब्रिटेन की एक कंपनी थी, उसका नाम था, व्यापार करने वाली कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि ईस्ट इंडिया में आके रोजगार कर रही थी इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी था। बहुत सारी और कंपनी थी, फ्रांस की भी कंपनी थी, उसका भी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था, पुर्तगाल का भी था तो उसका भी ईस्ट इंडिया नाम था। जो चूंकि इंडिया में आके, इंडिया उस समय भी बहुत अच्छा बाजार और इंडिया बहुत उन्नत देश माना, सब लोग यहाँ आते थे व्यापार करने के लिए, तो इसलिए सब अलग अलग नाम से आते थे। अपने अलग डच कंपनी थी, पुर्तगीज कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी थी, ब्रिटेन की कंपनी थी, सब ईस्ट इंडिया कंपनी का था। लेकिन जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ज़्यादा बड़ी कंपनी थी, और ये जब बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगी तो ब्रिटिश राज ने इससे राजकाज का शासन छीन लिया और डायरेक्ट कंट्रोल आया। तो 1858 से लेके 1947 तक जब पावर का ट्रांसफ़र हुआ तब तक के ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन रहा। तो कैडेस्ट्रल सर्वे का इजाद इसी मॉडर्न साइंस के हिसाब से हुआ। तो कैडेस्ट्रल सर्वे के बारे में बता ही चुके हैं कि साइंटिफिक तरीका था और उस साइंटिफिक तरीका से सर्वे किया गया। तो उसमें जब साइंटिफिक तरीका से सर्वे किया गया तो उस सर्वे में क्या क्या नाम होता था, तो नाम होता था तो उसको पहले बोलते थे जो सर्वे का GTS, ग्रेट ट्रेग्नोमेट्रिकल सर्वे, शॉर्ट में उसको GTS ऑफ इंडिया बोलते थे। ये पहले चला और उसके हिसाब से सर्वे होता था। तो जो लोग का नाम बताए ये लोग इसमें सर्वे में भाग लिए। और दूसरा होता था जियोडेटिक सर्वे, और वो भी होता था। और फिर बाद में उसको 3 अलग अलग तरीका से, प्रमुख तरीका से नापने की प्रक्रिया अपनाई गई। वो तीनों प्रक्रिया थी, उसको लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने लगे, ट्रैंगुलेशन मेथड से, और उसको बोलते थे ट्रैवर्स सर्वे। ट्रैवर्स सर्वे जो ट्रैंगुलेशन मेथड से होता था, यानी ट्रैंगुलर फॉर्म में त्रिभुजाकार नापने का जो तरीका था। और दूसरा होता था क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल सर्वे, चतुर्भुजी सर्वे, जिसको मुरब्बा बंदी भी बोलते थे। और ट्रैवर्स सर्वे को मुसल्स बंदी बोलते थे। और एक होता था प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे होता था क्या, जरीब, चेन जो होता है, कड़ी जिसको कहते हैं नापने का, लोहे का एक जंजीर होता है, तो उससे नापते थे। तो इस 3 तरह से अलग अलग जहाँ पर जैसी सुविधा हो उसी प्रकार से ये सब। तो ज़्यादातर हिस्सों में ट्रैंगुलेशन मेथड से या जरीब के मेथड से अमीन लोग, सर्वेयर लोग नापते थे। नापने के बाद नक्शा बनाते थे, नक्शा बनाने के बाद आगे की प्रक्रिया चलती थी जो सर्वे के व्याख्यान में बताया जा चुका है। तो ये तीनों मुख्य रूप से चला। तो अब तक के जो भी सर्वे हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ और रिविजनल सर्वे हुआ, या चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत जो सर्वे हुआ, सबकी प्रक्रिया एक ही प्रकार की थी। म्यूनसिपल सर्वे हुआ उसमें भी, और संथाल परगना और छोटा नागपुर हुआ उसमें भी प्रक्रिया सब एक ही थी। और सेटलमेंट रूल्स जो बना और गाइडलाइंस जो टेक्निकल रूल्स बना, ये सर्वे का रूल्स बना, तो वो सब में भी उस सब प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो ये भी हम पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले बंगाल सर्वे एक्ट बना 1875 में, उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट बना 1885 में, और उसी एक्ट के तहत सर्वे सेटलमेंट मैनुअल बना 1959 में। उसके बाद फिर टेक्निकल रूल्स आए। तो इस प्रकार से BT एक्ट का रूल्स तो तुरंत बन गया था। तो सब प्रक्रिया मिला के वो चलते रहा। लेकिन अब समय के अनुसार बिहार राज्य में ये आवश्यकता महसूस की गई और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अच्छे उद्देश्य की पूर्ति हेतु यहाँ पर नया विधान बनाया, जिसका नाम है बिहार स्पेशल सर्वे एक्ट।
और उसका रूल बनाया बिहार स्पेशल सर्वे रूल्स। हालांकि बनते के साथ ही ये 11 में बना एक्ट और 12 में बना रूल्स, लेकिन अमेंडमेंट जल्दी जल्दी करना पड़ा क्योंकि कुछ प्रावधान को जैसे से अध्ययन किया गया उसमें कुछ त्रुटि पाई गई। तो 11 में एक्ट बना, उसका तुरंत 12 में उसमें सुधार हुआ, फिर 17 में सुधार हुआ, फिर 19 में सुधार हुआ, और इस सुधार के अनुसार से काम हो रहा। तो ये त्वरित गति से होने वाला पूरा वैज्ञानिक तरीके से है, बाकी प्रोसीजर सब वही है, लेकिन त्वरित गति से वैज्ञानिक तरीके से होने वाला है, इसीलिए ये कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब पहले का जो कानून था सर्वे का, बीटी एक्ट में जो प्रावधान था सेक्शन 101 से लेकर 115A तक, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और इसमें इसी के अंतर्गत जो रूल बनाया गया, रूल थोड़ा सिंप्लीफाइड बनाया गया, लेकिन प्रक्रिया सब करीब करीब वही है। तो इसलिए ये इसमें जानने की बात है कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कैडेस्ट्रल सर्वे तो सब जगह हो चुका था, लेकिन जब रिविजनल सर्वे आया तो उस समय ये 25 जिला में ही प्रारंभ हुआ। 1962 से लेकर 2002 तक रिविजन सर्वे चला। तो उसमें कुछ ऐसा जिला था, खास करके सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, इसमें देखिए बहुत लंबा समय लगा, 1962 से लेकर 2002 तक चला। उसी तरह से कुछ अन्य जिला था दरभंगा साइड का, उससे कनेक्टेड जो था, जो अभी 2-3 जिला हो गया, तो वहाँ 86 से लेकर के 88 तक चला। उसके बावजूद भी कहीं कहीं पूरा नहीं हुआ और बांका और कुछ जिला में तो अधूरा ही रह गया। तो अमूमन जब सर्वे का प्रक्रिया शुरू होता है तो 5 वर्ष का कार्यकाल आरएस सर्वे और सीएस सर्वे के समय में निर्धारित किया गया था, और कम और बेस उस कार्यकाल में पूरा भी किया गया था। जैसे इस इलाके में मगध क्षेत्र में 1909 में शुरू हुआ और 11 में जाकर के ही फाइनली पब्लिश हो गया। तो कहीं 3 साल के अंदर, कहीं 4 साल के अंदर, मैक्सिमम 5 साल में पूरा कर लिया गया। लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीक के आधार पर सर्वे करने का विचार आया, तो इसीलिए वो कानून में बदलाव लाया गया, नया कानून बनाया गया। प्रक्रिया सब वही है। तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, असली काम लगता है, समय लगता है पहले एक गांव के बाउंड्री को ठीक करना, जिसके बारे में सर में बता चुके हैं। और जब गांव का बाउंड्री हो गया तो उस गांव के अंदर जितने भी प्लॉट हैं वो प्लॉट को नापना और उसका नक्शा बनाना, फिर प्लॉट का नंबर देना, ये सब काम है जो बहुत उसमें समय लगता है। फिर उसका वेरिफिकेशन करना यानी कि तस्दीक, उसके बाद खाना पूरी रजिस्टर बनाना, ये सब जो पहले प्रक्रिया बता चुके हैं। तो ये सब करने में बहुत समय लगता है। तो उसके लिए ये मेथड जो बनाया गया अभी जो है कि कैमरा से और हवाई जहाज़ से फ़ोटो ले लिया जाएगा। माने हवाई जहाज़ उड़ेगा, हवाई जहाज़ में कैमरा लगा हुआ रहेगा, वहाँ पर जो कैमरा मैन होगा, फोटोग्राफर होगा, वो उड़ते उड़ते तो कम समय में पूरे बिहार राज्य का फ़ोटो आ जाएगा। फ़ोटो किस बात का, तो धरती पर जो चीज़ है सभी चीज़ का फ़ोटो आ जाएगा। फिर उस नक्शा को कंप्यूटर पर डाल करके उसको टेबल पर बैठ के कंप्यूटर के हिसाब से उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो इसमें कैमरा के सहायता लिया जाएगा, हवाई जहाज़ के सहायता लिया जाएगा, कंप्यूटर के सहायता लिया जाएगा। उसके बाद एटीएस और डीजीपीएस सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, इसके सहारे इसका डिजिटल मैप बनेगा, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर मैप बनेगा। तो इसमें बहुत आसान रहेगा। ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, लेकिन कई कारणों से ये पूरा नहीं हो रहा है, जिसमें मुख्य कारण है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो कंपनी के तरफ से भी डिले हो रहा है, और कुछ लोगों को आशंका है कि ये कंपनी का और ठेका का जहाँ मामला है तो लेन देन के मामला के चलते कुछ गड़बड़ है। जैसे अभी रिसेंट घटना है कि गंगा में पुल पानी के धार में बह गया, जबकि उतना धार नहीं, सबसे कम स्तर का पानी है। इसके पहले हवा में वो पुल डूब गया। 1700 करोड़ गरीब जनता का, आम जनता का, गरीब राज्य का पैसा पानी में बह गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी को सिंगल लाइन कंपनी को ठेका दिया गया था, वो कंपनी और जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं
वो सब लोग भ्रष्टाचार करके रकम को खा करके घटिया निर्माण कर रहे थे। ये तो सर्वमान्य है। अब कौन दोषी है, कितना दोषी है, ये देखना है, और लिपापोती करने के लिए जांच आयोग ये सब चल रहा है। तो जो भी हो, तो इस मैपिंग में, इतने बड़े कार्य में जो कंपनी ठेका लेगी तो कितना उसका रकम होगा, क्या होगा, ये भी सोचने समझने और विचारणीय प्रश्न है। तो वो पहलू अलग है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है और आपको कोई मतलब नहीं। आप ये जानिए ये बहुत वैज्ञानिक तरीका था जो अपनाने का प्रयास किया गया, कानून भी बनाया गया, कानून विधिवत पास भी हुआ, उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया गया और वो प्रक्रिया अपनाई भी गई है। बहुत लोग जानते हैं कुछ इलाके में मैपिंग का कार्य हो गया है, कहीं हो रहा है, तो फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें गांव का नाम होगा पहले, फिर रेवन्यू का नाम होगा, वो सब जब पहले जैसे होता था उसी तरह से वो सब अपनाया जाएगा। और वो जो फोटोग्राफ होगा खेत का, जिसका सही सही स्वरूप आ जाएगा, उसको बोलते हैं ऑर्थो फोटोग्राफ। उसमें एकदम जैसा खेत दिखता है उसी तरह का नक्शा में दिखेगा। जो मैनुअल नक्शा बनता था, सरजमीन पर नाप करके हाथ से स्केच खींच के नक्शा बनाया और नक्शा बनाने के बाद प्रिंट होता था। तब सवाल है कि क्यों बार बार सर्वे होता है और क्या आवश्यकता पड़ती है। तो उसका पहले भी कारण बता चुके हैं, यहाँ पर भी उसको दोहरा देते हैं कि अब CS खतियान बना तो वो जहाँ सरकारी रिकॉर्ड रहता है, कहीं दीमक खा गया, कहीं अपने आप फट गया, कहीं लोग आजकल चोरी बेईमानी नीयत से, धोखा फ्रेब की नीयत से कहीं लोग फाड़ रहे हैं कि रोज़ शिकायत मिला है कि खतियान का पन्ना फटा हुआ है, नहीं मिलता है तो कहाँ से मिलेगा। तो ये सब होने के कारण तो वो खतियान के बाद RS खतियान बना। अब RS खतियान में भी छेड़छाड़ होने लगा तो नया खतियान बनाने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरी बात है कि बंटवारा होते गया, खरीद बिक्री होते गया, वंश का वृद्धि होते गया, प्लॉट का टुकड़ा होते गया, तो रिकॉर्ड को अप टू डेट करने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण की आवश्यकता है। तो इस सब कारणों को मिला के, जो पहले में भी कारण था और आज भी वही कारण है, अब वैज्ञानिक पद्धति से, और दूसरा है कि अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, पेपरलेस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, कागज़ कम से कम इस्तेमाल हो। तो उसके लिए डिजिटलाइजेशन के लिए ये वो साइंटिफिक तरीका अपनाया जा रहा है, ताकि कोई भी आदमी कहीं भी इंडिया के किसी कोने में हो, अगर देखना चाहे, अपना नक्शा देखना चाहे, अपना प्लॉट की स्थिति देखना चाहे, तो अपना घर बैठे कंप्यूटर पर और मोबाइल पर वो अपना खेत का नक्शा, मकान का नक्शा देख सकता है। ये सुविधा हो जाएगा। जब चाहे आप उसके कॉपी ले सकते हैं, उसको बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। ये सब सारी सुविधा, उसको डिस्टर्ब होने का सवाल नहीं है। उसका मैनुअल भी रहेगा और डिजिटल भी रहेगा। तो हर तरह से सरकार को भी देखने में सुविधा होगी। कोई प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनेगा तो उसके भी सुविधा होगी। जैसे सरकार आजकल पैसा भेजती है या राशन भेजती है, तो सारा डाटा सरकार के पास है। पहले के सरकार कहती थी कि 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुँचता है। तो ये सब लेकर के इसमें भी खतियान में गड़बड़ी नहीं होगी, कोई इसको छेड़छाड़ नहीं करेगा। जब चाहे तो नक्शा लेने में पैसा देना पड़ता है, कई बार दौड़ना पड़ता है, लोगों को नहीं मालूम है तो भटकना पड़ता है। इस सब चीज़ों का छुटकारा, तो उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है, और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये कानूनी सहारा लिया गया वैज्ञानिक तरीके से। तो इसलिए ये सर्वे सही है, अच्छा है। इसमें पब्लिक का भी सहयोग होना चाहिए और पब्लिक को जानकारी भी होनी चाहिए, और आवश्यकता होगी तो इसके बारे में हम अलग से भी फिर और भी व्याख्यान देंगे, इसके विस्तृत प्रावधानों के बारे में। जैसे सवाल कुछ आएगा, जैसे आप लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, या जहाँ जहाँ सर्वे चल रहा है वहाँ के पदाधिकारियों को कोई दिक्कत होगी, अमीन को कोई दिक्कत होगा। हालांकि मार्गदर्शिता जो मार्वल है वो दिया जा चुका है, लोग उसको देख भी रहे हैं, उसके बाद भी कन्फ्यूजन हो रहा है, उस पर भी बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये सब के पीछे कारण यही है कि उद्देश्य सरकार का ये है कि हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट एकदम अप टू डेट रहे, वैज्ञानिक तरीके से रहे, प्रमाणित रहे, उसको लेने में आम जनता को सुविधा हो, कहीं दौड़ना नहीं पड़े, समय नहीं लगे, समय का भी बचत, रुपये का भी बचत, या कुछ रुपया लगे भी नहीं, और लगे तो नॉमिनल लगे। ये सब उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये कानून और ये रूल बनाया गया जिसके अंदर काम चल रहा है। तो इसमें क्या है, ये लोग प्रश्न पूछते हैं, इसलिए स्पेशल सर्वे में प्रावधान तो करीब करीब वही है, नाम थोड़ा बहुत आगे पीछे बदल दिया गया है, प्रक्रिया वही है।
नक्शा का जो बता दिए कि वैज्ञानिक तरीका हो गया, जिसमें ज़्यादा समय लगता था, अब 1 साल लगता था नक्शा बनाने में, वो अब 1 दिन में नक्शा बन जाएगा, 2 दिन में बन जाएगा या 3 दिन में बन जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा राहत हुआ। अब मैन पावर कितना लगेगा, स्टेट का खर्चा भी बहुत बढ़ेगा उसमें। तो मैन पावर की कमी से ही तो अभी रुका हुआ है, जबकि शुरू में सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि 12,000 क्वालिफाइड अमीन को बहाल किया जाएगा। अभी तक जहाँ तक हमको जानकारी है 2,000 या 3,000 अमीन की बहाली हो चुकी है, और 12,000 तो अभी हुआ ही नहीं, और सब जगह काम चल भी नहीं रहा, और सब जगह एक साथ संभव ही नहीं है, तो समय तो लगेगा। तो आम लोगों को और आप लोगों को जो भूधारक हैं, ज़मीन जिनके पास है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में हो लेकिन ज़मीन उनके पास है, तो सबों के लिए ये जानने का विषय है और ये जागरूकता का समय है। और जागरूक होकर के ये देखना, चूँकि सर्वे में गड़बड़ी होते आ रही है, पहले भी हुई है, कैडेस्ट्रल में भी हुई है, आरएस में भी हुई है, चकबंदी में भी हुई है, म्यूनसिपल में भी हुई है, विवाद भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को सजग रहना चाहिए, जहाँ चकबंदी चल रहा है या जहाँ रिविजनल सर्वे चल रहा है या स्पेशल सर्वे चल रहा है, और सजग होकर के अपने हित के लिए, अपने हित को बचाने के लिए पदाधिकारी से मिलना, सूचना जो मिला उस सूचना के अनुसार काम करना, जो कागजात मांगा गया वो कागजात उपलब्ध कराना, अपना दावा पेश करना, अपनी बात को कहना। अगर आपकी ज़मीन पर दूसरा का नाम चढ़ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आपत्ति समय पर करना, आपत्ति का निपटारा आपके खिलाफ अगर हुआ तो उसका अपील करना, रिवीजन करना या कानूनी मशवरा लेके जाना। ये सब कुछ तो आपको स्वयं करना होगा, सिर्फ आपको सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या ट्रेनिंग दिया गया उन लोगों को, और रूल जो बना है उसमें क्या गाइडलाइन दिया गया है, वो जाएगा तो क्या करेगा। तो सबसे पहले जो नक्शा बन जाएगा वो डिजिटल बन जाएगा, उसमें तो अब अमीन जाके नापेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं। तो जब नक्शा बन जाएगा और नक्शा का प्लॉटिंग हो जाएगा तो तब अमीन रहेगा, उसके बावजूद भी रहेगा। हो सकता है उसको वेरीफाई करने की आवश्यकता हो, उसमें टुकड़ा हो गया हो, वो टुकड़ा मैप में विजिबल नहीं हो किसी कारण से, तो बहुत से कारणों से फिर भी जाएगा। तो जो भी कानूनगो जाएगा और अमीन जाएगा, साथ में कर्मचारी जाएगा, टीम के रूप में जाएगा। तो उसके लिए है कि वो पार्टी बनता है, वहाँ पर खाना पूरी पार्टी बनता है, उसमें 3 पदाधिकारी रहेंगे, स्थानीय लोग रहेंगे, और पार्टी मिलकर के सब देखती है, उसमें 3-4 सदस्य रहेंगे। तो जहाँ जिस गांव में होगा वहाँ कैंप में या तो वो लोग रहेंगे या गांव में जाएंगे, तो उन लोगों से मिलना, समझना। तो उन लोग का पहला जो निर्देश है, जो पार्टी जाएगी वहाँ सर्वेक्षण कार्य में लगेगी, तो प्लॉट पर वास्तविक दखल किसका है ये देखना, ये देखने के लिए जाएंगे, उसको कंफर्म करने के लिए, जिसको कह सकते हैं कि बूझने के लिए, बुझारत करने के लिए, समझने के लिए वो देखेंगे कि वास्तविक दखल कितना है, किसका है। अगर दखल जिसका है तो वो आदमी वहाँ पर है कि नहीं, नाम पता जानना, पूछना। फिर अगर दखल है तो उसका क्या आधार है, उसके पास कब्जे का सबूत या स्वत्व का, हकीयत का, अधिकार का कोई सबूत है, तो उसमें उसके पास अगर कोई केवाला है, कोई गिफ्ट है, विल है, किससे मिला है, कैसे मिला है, कोई कोर्ट का आदेश है, डिग्री है, नीलामी है, नीलामी सर्टिफिकेट है, दखल दहानी है, या चकबंदी खतियान में नाम है, आरएस खतियान में नाम है, सीएस खतियान में नाम है, कहीं भी किसी दस्तावेज में नाम है, तो जो भी उनके पास है वो सारा उनको दिखाना चाहिए और दिखाना पड़ेगा, तभी वो कन्विंस होगा, तब आपका नाम लिखेगा। उसके अलावे रूल हर व्यक्ति को, जहाँ चकबंदी चल रहा है, हिंदी में किताब उपलब्ध है, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, उसका सर्वेक्षण नियमावली जो बना है उसमें सब में फॉर्म दिया हुआ है। यानी तो जहाँ जहाँ कैंप रहता है वहाँ भी फॉर्म मिलेगा, बाजार में ही फॉर्म मिलता है, उसमें 2500 तरह का फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो आप अपना बंसावली बना के देंगे तो बंसावली के लिए भी फॉर्म बना हुआ, आवेदन देंगे उसका भी फॉर्म बना हुआ है, अपना दावा पेश करेंगे उसका भी फॉर्म बना हुआ है, ऑब्जेक्शन देंगे उसका भी फॉर्म बना हुआ है। तो वो सब फॉर्म पर समय समय पर आप जाएंगे और उसमें देखेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो वो पहला भूमि के स्वरूप का सत्यापन, भूमि के मापी का सत्यापन और भूमि के जो नक्शा है उसका आकार प्रकार है उसका सत्यापन, उसका हकीयत और कब्जा का सत्यापन, ये सब करने के बाद ही जो कमेटी है एंट्री का काम करती है। तो पहले हो गया, उसको बोलते हैं एरियल मैपिंग
दूसरा स्टेज आता है उसको बोलते हैं किश्तवाड़, और तीसरा होता है खानापुरी, और चौथा होता है विश्रांति। विश्रांति माने रिसेस, आराम, बीच में जैसे टिफिन कहते हैं, हो गया अभी स्कूल में जैसे होता है टिफिन। तो विश्रांति पीरियड में ही वो खसरा पंजी वगैरह तैयार होता है। तो जैसे उसमें खानापुरी खसरा पंजी तस्दीक होता था पुराना सर्वे में होता है, सेम प्रक्रिया इसमें है। सिर्फ यही है कि मैपिंग का हो गया एरियल मैपिंग, माने हवाई जहाज से मैप बनाना। तो हवाई जहाज से मैप बनाने का मतलब हुआ कि हवाई जहाज से फोटो लिया गया, वो फोटो को कैमरा के मदद से ले करके फिर कंप्यूटर के मदद से उसको कंप्यूटर पर डिजिटल मैप बनाया गया, और तब उसमें प्लॉटिंग किया गया, उस प्लॉटिंग का नंबर दिया गया, स्थल पर जाके वेरीफाई किया। ये सब प्रक्रिया पहले स्टेज में हो गई। तो उसके बाद किश्तवाड़ में खानापुरी के पहले वो सिलसिलेवार प्लॉट नंबर बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 होता है, वो प्रक्रिया हो गई। तब खानापुरी में रैयत का नाम, प्लॉट नंबर, हराजी वगैरह ही खानापुरी में आया। फिर विश्रांति हो गया, तो दोनों को मिलाया गया, मिला के वेरीफाई करके खसरा पंजी बनाया गया, खसरा रजिस्टर। जो खसरा रजिस्टर कह सकते हैं खतियान का पहले का स्टेज है। जैसे रोटी तवे पर जाती है तो कच्ची रोटी रहती है, एक तरफ पक गया तो उलट के फिर दूसरे तरफ से पकाते हैं। तो रोटी पकाने में प्रोसेस में 2 मिनट 4 मिनट लगता है। तो कच्ची रोटी यानी कि आटा गूंदा हुआ डालने के बाद पकता है। तो उसी तरह से खतियान बनने की जो प्रक्रिया है वो खानापुरी और खसरा पंजी के बीच में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यानी कि खसरा पंजी कह सकते हैं कि वो कच्ची रोटी है, और जो खतियान बन गया तो वो पक्की रोटी होती है। तो पक्की रोटी में भी दो है, एक थोड़ा सा पहले निकल गया तो उतना पका हुआ नहीं माना जाता है, तो वो हो गया ड्राफ्ट खतियान, और जब पूरा परिपक्व हो गया तो फाइनल खतियान हो गया। तो ये भी प्रक्रिया इसमें आती है। तो आपको, आपके पास जितना ओल्ड डॉक्यूमेंट है, ओल्ड खतियान है, यानी पुराना खतियान, पुराना नक्शा, पुराना कागजात, वो जो भी सबूत आपके पास है उसको रखेंगे। वंशावली अगर घर में बना हुआ है वो देंगे, नहीं तो आप शपथ पत्र पर अपना वंशावली बना करके देंगे। ये सब के आधार पर सर्वे के पदाधिकारी लोग सारी प्रक्रिया अपनाएंगे। तो आप इस विशेष सर्वे अधिनियम के मुताबिक अपने जमीनों का अच्छी तरह से सर्वेक्षण का कार्य संपन्न करने में पदाधिकारी को सहयोग करके अपने भी लाभान्वित हो सकते हैं, और आपका जो भूधारी का अधिकार अच्छी तरह से आपका दर्शाया रहेगा आपके खतियान में, और वो भविष्य के लिए आपको लाभदायक होगा। तो आज का लेक्चर सर्वे से संबंधित करीब करीब सभी साधारण और असाधारण बातें, कुछ रोचक बातें, सबको समाप्त किया जाता है। और इस भूमि विधान के लेक्चर सीरीज में, यानी कि लैंड लॉ के लेक्चर सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सब जो था उसको हम कवर कर चुके। उसमें जमींदारी के समय से लेके आज तक का नया सर्वेक्षण कार्य तक के लिए कवर हो चुका। अब आगे के व्याख्यान जो होंगे लैंड लॉ से संबंधित वो आएंगे। हालांकि जमींदारी उन्मूलन के बारे में कुछ बताया जा चुका है हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ में, फिर भी वो शुरू करेंगे जमींदारी उन्मूलन का बैकग्राउंड, और तब बताएंगे बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जो बीटी एक्ट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो आज जो भी डिस्प्यूट हो रहा है सरकार और रैयत के बीच में, गैर मजरूआ माली, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, बकास्त, कैसरे हिंद, खास महाल, ये सब भूमि से संबंधित जो विवाद उत्पन्न हो रहा है उसको निराकरण के लिए, उसको समझने के लिए, और उसमें अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए जो बहुमूल्य वैधानिक बातें हैं, जो विधि विधान है, जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून है, या माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आ चुका है, जो दिशा निर्देश मानना चाहिए अधिकारी पदाधिकारी को, उस सब के बारे में क्रमशः अगर संभव होगा तो 2 या 1 लेक्चर या 3 लेक्चर, जैसा भी स्थिति रहेगी, समय रहेगा, उसके हिसाब से आप लोग को बताया जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जमींदारी उन्मूलन और बिहार लैंड रिफॉर्म्स से संबंधित की जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।